बोलिए। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम लोग आ गए दूसरा चैप्टर लेकर 8 क्लास का। आपने पढ़ा है ना, रूलिंग दी कंट्री साइड, मतलब अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखना कि ग्रामीण क्षेत्र में शासन कैसे किया जाए। और आप पहले से जान रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बिना विकास किए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और अब कंपनी क्या कहती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, लगभग भारत के हर एक क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा ली थी। उन्होंने पढ़ाया था ना आपको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दी सब्सिडरी अलायंसेस, उसके माध्यम से। अब कंपनी ने क्या किया कि 12 अगस्त 1765 को दीवाने लेने के लिए, कि भाई हमें दीवाने दिया है, मुगल सरकार से अपना लेना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ, कब उन्हें ये मिल गया कि आप राजस्व रेवेन्यू वसूल कर सकते हो देश में। अब बात हुआ कि रेवेन्यू वसूल करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देश की जनता गरीब है, देहात के लोग गरीब हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या था, दी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कृषि का विकास किया जाए। और जब कृषि का विकास होगा तब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लोगों से टैक्स ले सकते हैं। इसलिए 1793 में यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड या चार्ल्स कॉर्नवालिस, उन्होंने एक सिस्टम बनाया रेवेन्यू वसूल करने का, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं कि भूमि जो है किसी जमींदार को, किसी बड़े व्यक्ति को दे दिया जाए और वह क्या करेगा, और उसका निश्चित वो टैक्स देगा, किसको, कंपनी को। और फिर वो क्या करेगा, किसानों को दे देगा, रैयतों को दे देगा, वे अपना करिए। और वह फिक्स्ड हो गया, परमानेंट, कि भाई आप यही हम लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन कंपनी ने कुछ दिन बाद देखा और उन्होंने क्या कहा जमींदार से, भाई आप लैंड का और एक्सटेंशन करोगे, जंगलों को काट का और सब एक करके करोगे। लेकिन ये सामंत जो हैं, ये जमींदार जो हैं, धीरे धीरे आलसी होते गए, विलासी होते गए, और उनका आमदनी भी सीमित हो गया अंग्रेजों का। इसलिए उन्होंने अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, एक नया सिस्टम लगाया। कब, 1822 में। ये परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, 1793 में, याद है ना। अब क्या हुआ, 1822 में एक हॉल्ट मैकेंजी जो थे, उन्होंने एक नया सिस्टम लाया कि गांव, भारत गांवों का देश है, और भारत में आप देखेंगे कि गांव मोहल्ले में लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो क्यों न किसी एक मोहल्ला को, एक गांव को ज़मीन दे दिया जाए, और उनसे एक फिक्स्ड टैक्स लिया जाए और अपना काम करें, जिसको कहा गया महलवारी सिस्टम। कहाँ पर, महलवारी सिस्टम। ये आप देखोगे पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ, चूँकि बंगाल का पूरा इस एरिया में जाता था, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत में फैल गया। इसके बाद आप देखोगे एक और सिस्टम आया, जिसको आगे चलकर वो दक्षिण भारत में लगाया गया। जानते हो कौन लगाए, मुनरो महोदय ने। किसने लगाया, मुनरो महोदय ने। और उन्होंने देखा, उसको कहा गया कि नहीं भाई, ये मोहल्ल में देना अच्छा नहीं है, नहीं, क्या किया जाए, जमीन रैयतों को दे दिया जाए, किसानों को दे दिया जाए, जो कृषि करता है, एक फिक्स टैक्स लिया जाए उससे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया रैयत बाड़ी व्यवस्था। और रैयत बाड़ी व्यवस्था के साथ साथ ही हम इसको क्या कह सकते हैं, मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन यह किसानों के लिए भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि रैयत को तो जमीन मिल गए, लेकिन टैक्स इतने न थे कि रैयत, एक किसान टैक्स चुका नहीं पाते थे। परिणाम ये हुआ कि अंतोगत्वा वे जमीन छोड़ छोड़ कर भागना शुरू कर दिए। अंग्रेज तो एक व्यापारिक रूप में आए थे, उनका मेन मकसद था क्या करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्लांटेशन फार्मिंग शुरू करा दें। हर एक जगहों पर प्लांटेशन मतलब रोपण कृषि, जैसे आपने सुना होगा शुगर केन, इंडिगो, टी, ये सब का खेती कराया जाए। उन्होंने सोचा कि असम की ओर टी की खेती कराया जाए, ओपियम की खेती कराया जाए, आपको शुगर केन की खेती कराया जाए। कहाँ पर, आपको उत्तर भारत का जो एरिया है। उसी तरह आप देखो तो कहाँ पर, दक्षिण भारत में चावल की खेती कराई जाए, और इस तरह हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने पूरे क्षेत्रों में ये सब के कार्य करना शुरू करने लगे। और आप जानते हो, इसी समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था।
और इसलिए उन्हें और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ज़्यादा किसका योगदान था? कॉटन टेक्सटाइल था। कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सूती वस्त्र को रंगने के लिए किसकी आवश्यकता थी? नील की आवश्यकता थी, इंडिगो की आवश्यकता थी। और भारत का इंडिगो जो था बहुत ही फेमस था, इसलिए वे कहाँ पर? बंगाल में इंडिगो की खेती कराने लगे। और आप जानते हैं कि वुड नामक एक और प्लांट था जो यूरोपीय क्षेत्रों में होता था, उससे वहाँ के लोग काम चलाते थे, जो टेम्परेट क्लाइमेट में हुआ करता था। लेकिन उसकी चमक, उसकी डाई, उसकी रंगाई उतनी अच्छी नहीं थी जितनी किसकी थी? इंडिगो की थी। नहीं, परिणाम क्या हुआ कि भारत का नील पूरे विश्व में इसकी मांग बढ़ गई। और जानते हो, पहले तो इसका 30% आयात कौन करता था? ब्रिटेन करता था। आगे चलकर 1810 तक आते आते इसका मांग ब्रिटेन में 95% हो गया। अब समझ लीजिए परिणाम क्या था कि बंगाल के किसानों से इंडिगो की खेती कराई जाने लगी। खेत दे दिए जाते किसी को, जमींदारों को या गांव के मुखिया को, और उनको विवश किया जाता था कि भाई अधिक क्षेत्रों में आप क्या करें? खेती करवाएं। परिणाम क्या हुआ? और यहाँ तक लगभग 25% भाग में आपको खेती कराना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए ये किसान क्या हो गए? फर्टाइल लैंड पर, इंडिगो की खेती जानते हो कहाँ पर होती है? नील की फर्टाइल लैंड पर होती है, उपजाऊ भूमि पर। उसके जड़ बहुत अंदर तक जाते हैं और वो उस भूमि को फर्टाइल कर देते हैं। किसानों के साथ क्या था भाई? वो चावल की भी खेती करते थे, भाई भोजन चाहिए ना, इसलिए वो परेशान थे कि हम क्या करें, इंडिगो की खेती कैसे करें। परिणाम क्या हुआ कि अंतोगत्वा वे हार करके 1859 में रिवोल्ट कर दिए, विद्रोह कर दिए, नहीं कि हम खेती नहीं करेंगे। और आगे चलकर बहुत से लोगों को, बहुत से ऑफिसरों को मारे भी, उन्हें भगाए भी। अंतोगत्वा सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इंडिगो की खेती आप न करें, नहीं मना कर दिया कि अभी तक करें, इसके बाद आप इंडिगो की खेती नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अब ये इंडिगो भी दो तरह के होते थे। एक निज कल्टीवेशन होता था जो स्वतंत्र किसान कर सकते थे, लेकिन स्वतंत्र किसान के साथ वही समस्या थी कि भाई हम अपने अनाज की, गेहूं की खेती करें, चावल की खेती करें या अन्य फसलों की खेती करें, है कि नहीं? इसलिए वो भी धीरे धीरे इसकी ओर से हट गए। अब रैयत वाले थे, जो कभी बताया आपको कि रैयतों से ज़्यादा लिया जाता था, और अंतोगत्वा ये रैयत भी रिफ्यूज कर दिए। अब बंगाल से तो यह इंडिगो की खेती जो है समाप्त हो ही गई। अब धीरे धीरे अंग्रेज कहाँ बढ़ गए? बिहार की ओर। आप जानते हो चंपारण क्रिया, जहाँ पर गांधी जी आकर के 1917 में इसको क्या किए? समाप्त किए। नहीं कि भाई सत्याग्रह चला था, पहला सत्याग्रह गांधी जी का यहीं से चला था, आपको याद होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार आप देखोगे कि ये अंग्रेज जो हैं वेस्ट इंडीज की ओर अन्य जगहों पर अब क्या करना शुरू कर दिए? इंडिगो की खेती कराना शुरू कर दिए। और अपने देश में धीरे धीरे नील की खेती जो थी इस पर बैन लगाने का प्रयास किया गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। फिर हम लोग देखेंगे अगले लेसन में। जय हिंद, जय भारत।